Good morning, all of you. Imagine that you have a glass full of water, but take 2 to 3 sips and then throw that so called extra water. कई बार ऐसा ही होता है कि अगर हमें कोई पीने के लिए एक गिलास पूरा भरकर पानी देता है तो उसमें से कई बार प्यास कम होने के कारण हम सिर्फ 2 से 3 घूंट पानी पीते हैं और बाकी पानी जो है वो एज वेस्ट रहता है. तो आई सपोज सेविंग द अर्थ या सेविंग आवर प्लानट, दैट थिंग शुड बिगिन विथ सेविंग वाटर. कि वाटर को जितना भी हो सके हमें बचाना चाहिए. जितना पानी हमें यूज़ में लेना है केवल उतना ही हम यूज़ करें और उसको एज़ एक्स्ट्रा रिसोर्स समझकर फेंकें नहीं, उसका प्रॉपर यूज़ करें. जो सेव द अर्थ टॉपिक है, इट्स ऑल अबाउट सेविंग द एनवायरनमेंट, सेविंग द वाइल्ड लाइफ. तो जो एनवायरनमेंट टॉपिक है वो बहुत वास्ट है, लेकिन आगे की स्लाइड्स में मैंने केवल जो क्लाइमेट चेंज है या जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उस पर फोकस किया है. बिकॉज दे आर टू मेजर इश्यूज़ which are the reasons for global climate change. Recent studies में ऐसा पाया गया है कि जो अर्थ के सॉइल्स हैं वो लगभग 33% तक डिग्रेड हुए हैं. ऐसे ही जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, वो रिड्यूस हुई है बाय 60%. इसमें जो भी नेचुरल कॉजेज़ हैं, उन नेचुरल कॉजेज़ के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के पार्ट पे है उस सारी चीज़ को रिड्यूस करने का प्रयास किया जा सकता है. तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है जिसमें ग्लोबली क्लाइमेट में जितना भी परिवर्तन आया है उसके कारण अर्थ को बहुत क्षति पहुंची है. जितनी भी वाइल्ड लाइफ है, जो एनवायरनमेंट है अर्थ पे, जो अदर स्पीशीज़ हैं, उनके सर्वाइवल में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं. इसके लिए सबसे पहली चीज़ आती है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सारी जो गैसेस हैं और ये जो सब्सटेंसेस हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इन सब के कारण जो भी इंफ्रारेड वेव्स होती हैं उनको अर्थ का जो सरफेस है उसे बाहर नहीं जाने दिया जाता. इन गैसेस के कारण जितना अमाउंट इनका रहता है एयर में, उसके कारण जो हीटिंग इफ़ेक्ट है वो इंक्रीज़ हो जाता है. उसी हीटिंग इफ़ेक्ट को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग. इससे जो टोटल टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में एवरेज टेम्परेचर जो है अर्थ का है वो इंक्रीज़ हुआ है. उस इंक्रीज़ में जो क्लाइमेट चेंज है वो इसीलिए कंसर्न का है क्योंकि फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1 से 3.5 डिग्रीज़ तक इंक्रीज़ हुआ है. ऐसा माना जाता है कि अगर ये 3 डिग्रीज़ का टेम्परेचर चेंज रहता है तो जो वाइल्ड लाइफ है और जो इकोसिस्टम है उसको बहुत डैमेजिंग इफ़ेक्ट है. अभी प्रेजेंट में जैसे ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीज़ है, ऐसे ही जो सी लेवल है वो इंक्रीज़ है 7 to 20 इंचज़. जो रेनफॉल पैटर्न है उसमें चेंजेस आते हैं. जो इकोसिस्टम की एबिलिटी है उस चेंज को कोप आउट करने की वो रिड्यूस हो जाती है. ऐसे ही रिकरिंग फॉरेस्ट फायर्स की, रिसेंटली जो भी फॉरेस्ट फायर्स वगैरह हुए हैं उसका भी एक रीज़न क्लाइमेट चेंज है कि जो एक्सेसिव टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण फॉरेस्ट फायर्स इंक्रीज़ हुए हैं. क्लाइमेट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट इज़ कि ये जितनी भी टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, इनसे रिलेटेड जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए या वाइड रेंज के लिए जितना भी स्टडी होता है वो कवर करता है क्लाइमेट. क्लाइमेट चेंज के जो कॉजेज़ हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर्स है या वॉल्केनिक इरप्शंस है, ओशन करंट्स है, या फिर मैन मेड हो सकते हैं. वॉल्केनिक इरप्शंस है, ओशन करंट्स है. ऐसे ही मैन मेड जो है उसमें डिफॉरेस्टेशन, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, फर्टिलाइज़र का एक्सेसिव यूज़ या लैंड यूज़ के जो पुराने वाले मेथड्स थे वो सारे यूज़ करना. इसमें जो नेचुरल कॉजेज़ हैं जैसे फॉरेस्ट फायर्स और वोल्केनिक इरप्शंस, इन सब को तो हम कोप आउट नहीं कर सकते, लेकिन जो मैन मेड है जैसे डिफॉरेस्टेशन है या बर्निंग ऑफ फ्यूल्स हैं उनको रिड्यूस किया जा सकता है. तो वी हैव लिमिटेड पावर ओवर नेचुरल कॉजेज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज, बट वी शुड रिड्यूस द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय अस. उसके बाद डिफॉरेस्टेशन इट इज़ नॉट ओनली द लॉस ऑफ ट्रीज़ और द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ स्पीशीज़,
पर मेन ये चीज़ रहती है कि ये लॉस रहता है अमाउंट ऑफ कार्बन इनटेक, कि जो ट्रीज़ हैं वो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करती हैं। अगर ट्रीज़ रिड्यूस हो जाती हैं तो जितना भी कार्बन का अमाउंट है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है एनवायरनमेंट पे, वो इंक्रीज़ करेगा। उसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण अनस्टेबल हो जाएगा इकोसिस्टम। ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी जो है उसके लिए डेंजर है, फॉरेस्ट फायर्स, और ऐसे ही पैंडेमिक, जैसे अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं कोरोना वायरस, वो भी एक प्रकार का क्लाइमेट चेंज के कारण ही उत्पन्न हुआ इफ़ेक्ट है, ऐसा माना जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स और पॉलीअमाइड्स होते हैं, उनको रिसाइकल करके कुछ अदर इंसुलेटेड मटेरियल्स या न्यू कंटेनर्स या पैकेजिंग मटेरियल्स, ये सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन जब प्लास्टिक्स को रिसाइकल किया जाता है उस समय इनसे कुछ टॉक्सिक केमिकल्स और गैसेस निकलते हैं, जिसके कारण अगेन लंग्स के और स्किन के डिजीज़ हो सकते हैं। इसीलिए रिसाइकलिंग अ हज़ार्ड इज़ ऑल्सो लाइक क्रिएटिंग अ हज़ार्ड। इसका लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफ़ेक्ट रहता है। प्लास्टिक पोल्यूशन के कारण जो मरीन इकोसिस्टम है उसको सबसे ज़्यादा डैमेज पहुंचता है, कि जो प्लास्टिक की बॉटल है या प्लास्टिक का जो भी वेस्ट है उसका एंड रहता है ओशंस और रिवर्स में। उस टाइम पर जो भी सी है, जो भी है ना सी के मरीन एनिमल्स हैं जो उस पर फीड कर रहे हैं, उसके कारण वो पूरा जो इकोसिस्टम है उसकी चेन में एंटर करता है। ये कुछ प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी लाइफ साइकिल, जैसे प्लास्टिक बैग की 20 ईयर्स, कॉफ़ी कप की 30 ईयर्स। तो जो मोस्टली यूज्ड प्रोडक्ट्स हैं, बिफ़ोर यूजिंग देम एक बार के लिए हम सोचते भी नहीं हैं कि इनको रिसाइकल करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसीलिए इसका जो एक रेमेडी और प्रिकॉशन है वो यही है कि हमेशा, क्योंकि मेन ऐसा पाया गया है रिसेंट स्टडीज़ में कि जो मेन प्लास्टिक्स का स्क्रैप रहता है उसमें प्लास्टिक की बॉटल्स रहती हैं, इसलिए ऑलवेज़ यूज़ अ रीफिलेबल वाटर बॉटल। ऐसे अदर रेमेडीज़ और प्रिकॉशंस सेव करने के लिए एनवायरनमेंट के लिए, एक तो सेव एनर्जी, ऐसी ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी, उन सबको यूज़ करना, रिसाइकल द प्रोडक्ट्स। ऐसे ही डोंट बाय अनलेस यू नीड इट, कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें आवश्यकता नहीं होती उसके बाद भी हम ख़रीद लेते हैं और फिर उसके बाद उसका एज वेस्ट रहता है वो। ऐसे ही कैरी क्लॉथ बैग व्हेन शॉपिंग। प्लास्टिक बैग्स पे एज सच बैन होना चाहिए, और हमारी ओर से भी हमें नो कहना चाहिए प्लास्टिक बैग्स को, और उनके स्थान पर पेपर बैग्स या क्लॉथ बैग्स यूज़ करने चाहिए। उसके बाद ज़ीरो वेस्ट बाय 5 आवर्स, इसमें रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, ये हमने काफ़ी बार सुना है कि रिड्यूस से जनरल कंजम्पशन, ऐसे ही रीयूज़ से येस टू द रीयूजेबल प्रोडक्ट्स, ऐसे ही रिसाइकल हमेशा करेक्ट प्लेस में करना चाहिए। इसमें 2 और ऐड किए जा चुके हैं, एक तो रिफ्यूज़, से नो टू प्लास्टिक्स, की जो प्लास्टिक्स हैं उनको रिफ्यूज़ कर देना चाहिए, जो भी उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको नहीं लेना चाहिए। और एक रीप्लांट, कि जो भी ऐसी सीड्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं या कोई फ्रूट्स वगैरह में ले रहे हैं, उनको जो ऐसी सीड्स हैं जो इजीली ग्रो हो सकती हैं उनको उसी टाइम प्लांटेशन कर देना चाहिए। नेक्स्ट, द 3 important questions, in fact very important questions. Do you make sure plastic you are using is biodegradable? प्लास्टिक के बहुत एडवांटेजेस हैं, जैसे इसको इजीली यूज़ किया जा सकता है, इजीली अवेलेबल रहता है और कॉस्ट कम रहता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहता है। इसीलिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के अंदर प्लास्टिक्स का यूज़ रहता है। तो इसको यूज़ करने से पहले क्या हम ये सोचते हैं कि ये बायोडिग्रेडेबल है या नहीं? ऐसे डू यू ऑलवेज थ्रो प्लास्टिक इनटू अ डस्टबिन, एंड where do you use maximum plastic products? So before using any plastic product we should think over these questions. Then there's no place like home, and that is why earth is our home, so we should try our best to plant a tree, save water, encourage others to conserve nature, buy energy efficient products or products which have less energy consumption, and use off switch, that whenever the switches the appliances are not in use then we should switch them off. सेविंग अर्थ ये एक तरह की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि केवल मैंने कर दिया या आपने कर दिया और ये चीज़ हो गई, ये
पूरा ग्लोबल स्केल पे होना चाहिए कि हम सब में ये चीज़ होनी चाहिए कि हमको अपने पार्ट पे हम जो कुछ कर सकते हैं वो करें, कि हमारा एक छोटा सा एक्शन भी होगा, चाहे वो एनर्जी सेव करने का होगा या वाटर सेव करने का होगा, कहीं ना कहीं वो अर्थ को सेव करने के लिए डेडिकेटेड होगा। थैंक यू।